हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑन एग्री गाइडेंस। मेरा नाम धीरज कुमार है और मैं अभी वर्तमान समय में विश्व भारती सेंट्रल यूनिवर्सिटी से एमएससी फ्रूट साइंस से कर रहा हूँ। तो आज हम लोग देखेंगे प्रोपागेशन ऑफ फ्रूट क्रॉप्स। और एक बात आप लोग ध्यान से सुनिएगा कि इसमें हम लोग उसी पॉइंट को कवर करेंगे हैंडबुक ऑफ हॉर्टिकल्चर से, जो आपके एग्ज़ाम के लिए क्या है, जो जेआरएफ या एसआरएफ नेट या फिर कोई भी अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जो होते हैं उसके भी पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि सारा डिटेल्स नहीं देखेंगे। और एक रिक्वेस्ट आप लोगों से रहेगा कि यदि आप वीडियो देखते हैं तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें कि वीडियो कैसा लगा, किस प्रकार का वीडियो आपको रहा, इन्फॉर्मेटिव रहा कि नहीं रहा, और क्या क्या इसमें आपको कमियां दिखी और क्या अच्छाइयाँ दिखी, वो सारी चीज़ को आप लोग ज़रूर से ज़रूर कमेंट ज़रूर से ज़रूर करें। ठीक है। और इस वीडियो को जितना से जितना हो सके आप लोग शेयर करें, ताकि हम लोग जो है कि वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 दोनों को अच्छी तरीक़ा से कवर कर सकें। क्योंकि व्यूज़ बहुत कम जा रहे हैं तो उससे क्या होता है कि जो मोटिवेशन होता है वो थोड़ा-सा गिर जाता है, लो हो जाता है कि लोग वीडियो को देख नहीं रहे और हम लोग इतना जो है कि एफर्ट लगा कर के वीडियो बना रहे हैं। तो आप लोग से एक रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग जितना से जितना हो सके इस वीडियो को अपने कॉलेज ग्रुप या अपने यूनिवर्सिटी ग्रुप या अपने फ्रेंड्स को जो हॉर्टिकल्चर से जेआरएफ या एसआरएफ की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर किसी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसको आप लोग ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं, ज़्यादा टाइम को ना लेते हुए जो जो मुख्य पॉइंट्स है उसको हम लोग कवर करते हैं। तो सबसे पहले हमारा पहले हमारा जो ऑब्जेक्टिव होगा यहाँ से आएगा कि जो साइन का मल्टीप्लिकेशन होता है वो किस प्रकार से होता है, वो सेक्सुअल होता है कि असेक्सुअल होता है। जो साइन का जो मल्टीप्लिकेशन होता है किसके द्वारा होता है, तो असेक्सुअल मेथड से होता है। लेकिन जब हम लोग क्या करते हैं, रूट स्टॉक का प्रोपागेशन करते हैं, तो उसको कौन मेथड से डेवलप करते हैं, तो सेक्सुअल मेथड से हम लोग डेवलप करते हैं। और कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिसको हम लोग क्या करते हैं कि टिश्यू कल्चर के थ्रू भी हम लोग डेवलप करते हैं। जैसे कि आपका हो गया स्ट्रॉबेरी है, बनाना है, ग्रेप्स है कुछ। तो इन सब प्लांट्स को क्या करते हैं हम लोग टिश्यू कल्चर के द्वारा, माइक्रो प्रोपगेशन के द्वारा द्वारा भी हम लोग डेवलप करते हैं। उसके बाद है कि मीडिया। तो मीडिया क्या होना चाहिए, तो मीडिया आपका जो भी आप प्लांट्स तैयार कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जो है कि आपका मीडिया सूटेबल होना चाहिए। यहाँ पे हम लोग देखें कि कुछ मीडिया के कैरेक्टरिस्टिक है, हम लोग उसमें भी क्या करेंगे, देखेंगे। तो गुड रूटिंग मीडिया जो होता है वो क्या करता है कि इनकरेज फाइब्रस रूट सिस्टम। जो गुड मीडिया होता है वो क्या करेगा, फाइब्रस रूट सिस्टम डेवलप करता है, बनाता है, जो क्या करता है कि न्यूट्रिएंट अपटेक में क्या करता है कि मदद करता है। तो जनरली क्या होते हैं कि जो भी हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स होते हैं उसमें क्या होता है कि आपको दिखाते हैं रूट। तो एक तो जो रूट होता है वो क्या करता है कि वर्टिकली ग्रो करता है, ठीक है, एकदम डाउनवर्ड जाता है। और दूसरा जो होते हैं वो क्या होते हैं कि फाइब्रस रूट होते हैं, वो अपर पार्ट ऑफ द सॉइल रहते हैं, ठीक है, सॉइल में के अपर पार्ट में रहते हैं। तो यही जो सॉइल के अपर पार्ट्स में रहता है वो क्या करता है कि न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। और बाकी बात जो नीचे की ओर जाता है, डाउनवर्ड मूवमेंट करता है, जो मेन रूट होता है वो क्या करता है कि वाटर अपटेक में काम करता है। तो जितना ज़्यादा हमारे पास क्या हो रहेगा कि फाइब्रस रूट सिस्टम रहेगा उतना ही ज़्यादा बेटर न्यूट्रिएंट अपटेक का काम करेगा। उसके बाद है कि यहाँ तो थोड़ा सा कैरेक्टर्स देखेंगे। उसके बाद 2 नंबर में आप देखेंगे कि जो मीडिया होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट वॉल्यूम का होना चाहिए, ठीक है। नहीं ड्राइंग करने पर ना ही वो क्या ज़्यादा श्रिंक करना चाहिए और बेटिंग करने पर ना ही क्या करना चाहिए, वो ज़्यादा फैलना चाहिए। तो जो हमारा जो मीडिया होना चाहिए कांस्टेंट वॉल्यूम का होना चाहिए अपॉन ड्राइंग और बेटिंग। उसके बाद है कि मीडिया का पीएच। तो मीडिया का पीएच कितना होना चाहिए, तो मीडिया का पीएच जनरली होना चाहिए 5.5 से लेकर के 6.5। ये आपसे पूछा जा सकता है, जिसको आप जो है कि ज़रूर से ज़रूर याद रखें। उसके बाद हम लोग चलेंगे अब कुछ और भी है। जनरली स्फेगनम मॉस का यूज़ करते हैं, इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होता है, ये आपको तो पता ही होगा। उसके बाद है कि वर्मिकुलाइट। उसके बाद परलाइट वर्मिकुलाइट का यूज़ करते हैं। जो वर्मिकुलाइट और परलाइट का जो पीएच होता है वो क्या होता है कि न्यूट्रल पीएच होता है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद वर्मिकुलाइट हैज हाई कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी। और वर्मिकुलाइट से भी ज़्यादा कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी किसका होता है, तो ह्यूमस का होता है। और जितना ज़्यादा क्या रहेगा कि हमारा कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी रहेगा उतना ही क्या करेगा कि न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन में हमको मदद करेगा, ठीक है। उसके बाद स्टेरिलाइजेशन है, इसमें से आपको ज़्यादा क्वेश्चन बनेंगे नहीं, तो उसको ज़्यादा नहीं जाना। सॉइल फ्यूमिगेशन है, तो यहाँ से उतना ज़्यादा क्वेश्चन बनने की चांसेस कम है, तो इसको हम लोग स्किप करते हैं, ठीक है। उसके बाद ग्रीन हाउस के बारे में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, जो बेसिक चीज़ें हैं वही यहाँ पे लिखी गई है, ठीक है।
तो इसको भी हम लोग क्या करते हैं, स्किप करके चलते हैं और आगे चलते हैं। जो मेन पॉइंट है उसको हम लोग जल्दी से जल्दी कवर करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे एक और चीज़ था, थोड़ा सा कोल्ड फ्रेम था, ठीक है, उसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। वो यहाँ से आपका है यहाँ पे कोल्ड फ्रेम्स। तो कोल्ड फ्रेम जनरली कुछ नहीं, एक क्या है कि एक बॉक्स जैसा बना हुआ स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो भी हमारा प्लांट प्रोपागेटिंग मटेरियल है उसको क्या करते हैं, जो भी हमारा सीडलिंग है उसको हम लोग क्या करते हैं कि कोल्ड फ्रेम्स में तैयार करते हैं। और कोल्ड फ्रेम्स का तैयार करने का एक ये ग्रीन हाउस के जैसा ही ग्रीन हाउस के आधार पे ही काम करता है। लेकिन कोल्ड फ्रेम्स और ग्रीन हाउस में एक आपका एडवांटेज क्या होता है कि ग्रीन हाउस को जो बहुत बड़ा स्ट्रक्चर आता है उसको एक जगह से हम लोग दूसरे जगह कैरी नहीं कर सकते। लेकिन छोटा सा बॉक्स होता है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक जगह से दूसरे जगह हम लोग कैरी कर सकते हैं। मान लेते हैं, ये तो आपको अच्छा से नहीं दिख रहा होगा लेकिन ठीक है, हम लोग देखते हैं। तो इस पे मान लेते हैं कि ये क्या है, ये एक बॉक्स है जिसके अंदर क्या है कि छोटे छोटे एक बॉक्स है जिसके अंदर छोटे छोटे बहुत सारे क्या है कि प्लांट्स यहाँ पे डेवलप हो रहा है। और यहाँ पे हमारा क्या लगा हुआ है, यहाँ पे हमारा एक ग्लास का कवर लगा हुआ है। तो ये ग्लास के कवर से क्या होगा कि सनलाइट आएगा, ठीक है, और इसमें ट्रैप हो जाएगा, जो क्या करेगा कि कोल्ड फ्रेम को वार्म अप करेगा। और जनरली कोल्ड फ्रेम जनरली कहाँ यूज़ करते हैं, तो जो हिली एरिया में यूज़ करते हैं, जहाँ पे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर कम रहता है, या फिर हम लोग इसको विंटर सीजन में नॉर्थ इंडिया में हम लोग विंटर सीजन में इसका यूज़ करते हैं। तो कोल्ड फ्रेम क्या होता है कि जब बहुत ज़्यादा विंटर होता है तो क्या होता है कि धूप बहुत कम आते हैं, सनलाइट बहुत कम आते हैं। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि जहाँ पे ज़्यादा सनलाइट आ रहा होता है वहाँ पे हम लोग एक बॉक्स, ये बॉक्स को ले जा करके हम लोग रख देते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट को हम लोग क्या कर सकते हैं, हार्वेस्ट कर सकें, और जो हमारा मीडिया है उसको वार्म अप कर सके, ताकि हमारा प्लांट जो है कि जल्दी से जल्दी ग्रो करे। ये इसका एडवांटेज होता है। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा आप देख लेते हैं कि इसमें लिखा हुआ क्या है। तो जो चीज़ें मैंने अभी बताई जस्ट वही चीज़ें यहाँ पे भी क्या है कि मेंशन है। द मेजर एडवांटेज ऑफ कोल्ड फ्रेम ओवर ग्रीन हाउस इज दैट इट इज़ कन्वीनियंट टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ यंग प्लांट्स। जिस पर जितना ज़्यादा सनलाइट की ज़रूरत है उसके अनुसार हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह ला करके, अधिक कम सनलाइट का ज़रूरत है हम लोग छाँव में कोल्ड फ्रेम्स को रख देंगे, यदि ज़्यादा सनलाइट की ज़रूरत है हम लोग जहाँ ज़्यादा लाइट इंटेंसिटी हम लोग वहाँ पर रखेंगे। उसके बाद इसका एक डिसएडवांटेज ये है, बहुत बड़ा ही डिसएडवांटेज नहीं है, छोटा सा डिसएडवांटेज है कि जो वाकिंग टनल टाइप का होता है, वाकिंग टनल टाइप क्या होता है, एक छोटा सा ग्रीन हाउस होता है जिसके अंदर क्या हो सकता है कि जो भी आदमी होते हैं आसानी से इधर उधर मूव कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि एक छोटा बॉक्स होता है, तो थोड़ा सा यंग सीडलिंग को क्या करता होता है कि हैंडलिंग करने में थोड़ा सा डिफिकल्टी आती है, और बहुत ज़्यादा इसमें कुछ नहीं होता। ये कितना का होता है, तो लंबाई चौड़ाई तो 6 बाई 6 फीट का एक बॉक्स होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको भी पढ़ते हैं। द मेजर डिसएडवांटेज दैट इट इज़ नॉट अ वॉक इन टाइप चेम्बर लाइक ग्रीन हाउस विच मेक्स rather difficult to handle young growing plants. Under the Indian climate condition, cold frames can be successfully यूज ड्यूरिंग विंटर। इसको कब यूज़ करते हैं हम लोग, विंटर सीजन के दौरान यूज़ करते हैं, ठीक है। एक जो आइडियल साइज का जो कोल्ड फ्रेम्स होता है उसको कितना से कितना होता है, तो 6 बाई 6 फीट का होता है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं हॉटवेयर। ये ये भी क्या है कि एक प्रकार का बॉक्स ही है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि हॉटवेयर में हम लोग लाइट इंटेंसिटी को ना बढ़ा करके क्या करते हैं कि हम ऐसे कुछ हीटिंग इलेक्ट्रिक मशीन यूज़ करते हैं, ठीक है, जो क्या करता है कि मीडिया को हीट अप करता है। मान लेते हैं किसी अथी में मान लेते हैं कि ये हमारा सरफेस है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ ऐसे वायर्स लगाते हैं जो क्या करते हैं कि हीट जनरेट करते हैं। और जब ये हीट जनरेट करते हैं तो ये क्या करता है कि सॉइल को मिलता है। लेकिन ये हीटिंग होगा तो यहाँ पर एक मेस वायर लगा, एक जाली लगा हुआ रहता है, ठीक है। उसके ऊपर क्या हो रहता है, हमारे बहुत सारे मीडिया रखे हुए रहते हैं, ताकि डायरेक्ट जो है कि पौधा के रूट को डैमेज ना हो सके, ठीक है। ये रक्स वायर कनेक्टेड होता है, और वायर हमारा इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट रहेगा। उसके बाद इसके ऊपर एक जाली लगा रहेगा। उसके बाद एक 4-5 सेंटीमीटर का क्या रहेगा, यहाँ पे मिट्टी रहेगा, या भी जो भी हमारा मीडिया वो रहेगा, उसके ऊपर हमारा प्लांट रहेगा, तो ज़्यादा मतलब कि हैम्पर कॉज नहीं करता, ठीक है। और मीडिया को वार्म अप करने में क्या करता है कि हमारी सहायता कर सकता है।
ये हो सकता है वायर, और दूसरा क्या होता है कि हम यहाँ पे एक पाइप लगाते हैं जिसके थ्रू हम लोग क्या करें कि गर्म पानी को रिलीज करें। तो यहाँ पे गर्म पानी को रिलीज करेंगे तो ये जो वाटर जो है कि न्यूट्रिएंट मीडिया अब्जॉर्ब करेगा और एक वार्म वाटर अब्जॉर्ब करेगा, तो हमको उससे क्या होगा कि प्लांट को ग्रो करने में सहायता मिलेगी कोल्ड एरियाज में, ठीक है। तो ये होता है आपका हॉट बेड। तो हॉट बेड में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि क्या इसमें दिया हुआ है, एक बार पढ़ लेते हैं। A cold frame, a cold frame with the provision of bottom heat इज टर्म एज हॉट बेड। तो वो कोल्ड फ्रेम के जैसा ही होता है, लेकिन इसमें एक प्रोविज़न क्या होता है कि बॉटम हीट होता है। देखिए बॉटम जो पानी हम लोग देख रहे थे वो नीचे जो हम लोग हीटिंग जो मशीन लगाए थे वो क्या होता है, हम जो इलेक्ट्रिसिटी देने का काम करे थे वो नीचे में था, इसीलिए इसका एक बॉटम में प्रोविज़न होता है कि हम लोग वार्म अप कर सके जो हमारा मीडिया है। उसके बाद क्या है कि इट इज़ एडवाइजेबल टू 2 इंच लेयर ऑफ वर्मिकुलाइट। अभी हम लोग जो बताए थे कि जो हम लोग पाइप यूज़ करें तो इसके ऊपर 2 इंच का क्या रहेगा, एक वर्मिकुलाइट यानी कि मीडिया हुआ रहेगा, दिया हुआ रहेगा, ठीक है। वर्मिकुलाइट बिलो द सॉइल वार्मिंग केबल्स टू हेल्प रेडिएट द हीट अपवर्ड एंड इनसाइड द प्रोपागेशन मीडिया फ्रॉम द सॉइल अंडरनीथ। यानी कि जो भी नीचे में सॉइल रहेगा उसके थ्रू क्या करेगा कि जो मीडिया रहेगा उसको वार्म करेगा। वायर में सी डिजायर्ड ओवर द सॉइल, वायर में सी डिजायर्ड, वही वायर में हम लोग लगाएंगे जो जाली लगाएंगे, ताकि जो है कि कन्वीनियंट तरीके से, ताकि आसानी से उसको डायरेक्टली मतलब कि कांटेक्ट में ना आए, वार्म वाटर के कांटेक्ट में उसका रूट, इसीलिए क्या करेंगे हम लोग जाली लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद स्ट्रीम कैरिंग पाइप्स जो हम लोग बोले थे कि या हम लोग वायर कहाँ था, ये केबल लगा करके हम लोग मीडिया को वार्म कर सकते हैं, या कि हम लोग क्या करते हैं स्ट्रीम कैरिंग पाइप्स, या जो इरिगेशन देते हैं उसको हम लोग क्या करेंगे, वार्म वाटर से इरिगेशन देंगे इस पाइप के थ्रू, ठीक है, जो बॉटम ऑफ द मीडिया रहेगा, ठीक है, जो मीडिया के बॉटम में रहेगा। उसके बाद लेथ हाउस क्या है कि जनरली एक शेड है, ठीक है, आउटडोर शेड है, और बस ये ज़्यादा कुछ इसमें जानने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेथ हाउस सर्व एज एन इंटरमीडिएट बिटवीन कोल्ड फ्रेम्स, ग्रीन हाउस और हॉट बेड। इसके क्या करते हैं, इंटरमीडिएट मेडलेटली काम करता है। ये एक शेड नेट है जो क्या करता है कि बहुत ज़्यादा लाइट इंटेंसिटी से क्या करता है कि सीडलिंग्स को प्रोटेक्ट करता है, बचाता है। और एक है नेट हाउस, ठीक है। तो लेथ हाउस क्या था, तो शेड प्रोवाइड करता है, और नेट हाउस क्या रहेगा कि ये थोड़ा सा जाली नुमा रहेगा जो क्या करेगा कि एयर का सर्कुलेशन सही से वहाँ पे होगा, ठीक है। प्रोवाइड नेसेसरी वेंटिलेशन भी मिल जाता है ताकि डिजीज पेस्ट का इन्फेक्शन कम हो सके। उसके बाद आते हैं हम लोग जो मेन हमको जानना चाहिए, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स में हमने कर दिया कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स में मेनली हम लोग क्या यूज़ करते हैं, तो ऑक्सीजन और साइटोकाइनिन का यूज़ करते हैं। यदि हमको सूट का डेवलपमेंट करना है तो हम लोग साइटोकाइनिन यूज़ करेंगे, और यदि हमको रूट का डेवलपमेंट करना है माइक्रो प्रोपगेशन में, तो हम लोग ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं। और ऑक्सीजन में भी मुख्य रूप से किसको हम लोग यूज़ करते हैं, तो IPA का यूज़ करते हैं, इंडोल ब्यूटेरिक एसिड का यूज़ करते हैं, और हम लोग NaA नेफ्लिक एसिड एसिटिक एसिड का भी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसमें क्या क्या है। तो ऑक्सीजन प्राइमरीली यूज फॉर इंडक्शन इंडक्शन ऑफ रूटिंग इन कटिंग। जो भी कटिंग्स हम लोग लेते हैं उसमें क्या करते हैं, रूटिंग का ये काम करता है। IBA इंडोल ब्यूटेरिक एसिड एंड नेफ्थलिक एसिटिक एसिड, ये दोनों किसके रूटिंग हार्मोन की तरह काम करता है। आर कॉमनली यूज्ड ऑक्सीजन फॉर रूट इंडक्शन इन फ्रूट क्रॉप्स। उसके बाद यहाँ से हम लोग देखेंगे आफ्टर इनिशिएशन ऑफ रूटिंग ऑक्सीजन डू नॉट प्ले एनी रोल इन फ्रूट इलोंगेशन। जब क्या होता है कि रूट का इनिशिएशन हो जाता है उसके बाद क्या करता है कि ऑक्सीजन किसी भी प्रकार का कोई रोल प्ले नहीं करता है रूट के इलोंगेशन में। ऑन कॉन्ट्रेरी रूट इनिशिएशन इज इनहिबिटेड व्हेन साइटोकाइनिन आर अप्लाइड आर्टिफिशियली। उसके बाद हम लोग ऑक्सीजन के बाद हम लोग क्या देंगे कि साइटोकाइनिन देंगे, तो साइटोकाइनिन क्या करेगा कि रूट को इनहिबिट कर देगा। और जैसा कि हमने अभी कहा था कि साइटोकाइनिन को हम लोग क्या करते हैं कि सूट डेवलप करने में यूज़ करते हैं, तो साइटोकाइनिन क्या करेगा, रूट को इनहिबिट कर देगा और सूट को क्या करेगा, डेवलप करेगा। इन अदर वर्ड्स इन अदर वर्ड्स साइटोकाइनिन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन ऑफ सूट।
ठीक है, ऑफ द सेल मतलब सूट का सेल बढ़ाने में ये काम करता है, ठीक है, ज़्यादा। उसके बाद है कि बेंजाइल अमीनोप्यूरिन BAP और 6 बेंजाइल एडेनिन BA इज कॉमनली यूज्ड साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन में हम लोग किसका किसका यूज़ करते हैं, तो BAP का यूज़ करते हैं, बेंजाइल अमीनोप्यूरिन का यूज़ करते हैं, और हम लोग किसका यूज़ करते हैं, 6 बेंजिल एडेनिन का हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज़ करते हैं, साइटोकाइनिन, ठीक है। और उसके बाद एक ऑक्सीजन है IAA, वो क्या है कि इंडिजिनस जो प्लांट के अंदर क्या होता है कि नेचुरल ऑक्सीजन होता है, ठीक है, वो क्या होता है IAA, इंडोल एसिटिक एसिड। यहाँ पे नहीं दिया गया है, थोड़ा सा आप लोग याद रख लेंगे। और उसके बाद क्या है कि साइटोकाइनिन, और उसके बाद जिब्रेलिन के रूप में हम लोग मुख्य रूप से क्या यूज़ करते हैं, तो GH3 का यूज़ करते हैं। एट हायर यदि हम लोग क्या करेंगे, हायर कंसनट्रेशन रखेंगे किसका, जिब्रेलिन्स का, तो वो क्या करेगा कि रूट को इनहिबिट करेगा। और हम लोग नॉर्मल कंसंट्रेशन रखेंगे या फिर लो कंसंट्रेशन रखेंगे तो क्या करेगा कि रूट को प्रमोट करेगा। ठीक उसी प्रकार से हमारा क्या करता है कि एब्सिसिक एसिड भी काम करता है। यदि हम लोग एब्सिसिक एसिड का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा कर देंगे तो क्या होगा कि रूट को इनहिबिट करेगा, और लो कंसंट्रेशन का रखेंगे तो क्या होगा कि रूटिंग को प्रमोट करेगा। ठीक उसी प्रकार से हमारा इथिलीन भी काम करता है। इथिलीन अब कैसे काम करता है, रूटिंग प्रमोशन एक्टिविटी ऑफ इथिलीन इज ड्यू टू इट्स सिनर्जेटिक इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीजन सिंथेसिस। ये क्या करता है, एक सिनर्जेटिक इफेक्ट्स दिखाता है, मतलब ये डायरेक्टली रूटिंग में भाग नहीं लेता है, बल्कि ये क्या करता है कि ऑक्सीजन सिंथेसिस में हेल्प करता है। तो जो इथिलीन है वो क्या करेगा, इथिलीन ऑक्सीजन सिंथेसिस में काम करेगा, और ऑक्सीजन फर्दर क्या करेगा, जो रूट डेवलपमेंट में कार्य करेगा। लीड्स टू रूटिंग इनिशिएशन प्रोसेस, और क्या करता है कि ये रूटिंग इनिशिएशन प्रोसेस को क्या करता है कि बढ़ाता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे अब लोग मेथड ऑफ प्लांट प्रोपगेशन। तो सबसे पहले हमारा है कि कटिंग। तो कटिंग जनरली कौन से प्लांट्स में करते हैं, कटिंग उस प्रकार से प्लांट्स में करते हैं जिसको कटिंग करते हैं जिसमें ईजिली रूटिंग हो जाता है, उसी प्रकार से हम उसी में क्या करते हैं, हम लोग कटिंग्स करते हैं। तो कटिंग्स तो जनरली आप लोग जानते हैं, बेसिक नॉलेज आपको है, ये क्या ट्रू टू द टाइप ऑफ मदर प्लांट्स देता है। तो रूटिंग करते हैं किसमें, तो विच रूट इजीली एंड रेडियली, और मल्टीप्लिकेशन जिसमें क्या होता है कि वेरी क्विकली होता है और चीप होता है। कटिंग्स जनरली हम लोग उसी प्लांट्स में करते हैं जिसमें क्या होता है कि रूटिंग आसानी से हो जाता है। जैसे कि क्या है हमारा फालसा, उसके बाद बारामासी लेमन, मलबेरी, पोमीग्रेनेट, फिग एंड ग्रेप्स, ये सब में हम लोग क्या करते हैं, जनरली कटिंग करते हैं। उसके बाद ग्रेप्स में क्या करते हैं, हार्डवुड कटिंग करते हैं। फिग्स में भी हम लोग क्या करते हैं, तो हार्डवुड कटिंग करते हैं। उसके बाद पोमीग्रेनेट में भी हार्डवुड कटिंग करते हैं, ठीक है। तो ये सब में क्या करते हैं हम लोग, हार्डवुड कटिंग करते हैं। उसके बाद फालसा आप लोग जनरली याद रखते होंगे कि ये जो है कि सीड के द्वारा हम लोग प्रोपगेशन करते हैं, लेकिन हम लोग उसका प्रोपगेशन कटिंग्स के द्वारा भी किया जाता है, ठीक है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद क्या, जो हार्डवुड कटिंग्स के लिए लेंगे तो वो क्या रहना चाहिए, फुल्ली मैच्योर रहना चाहिए। तो क्या होना चाहिए, फुल्ली मैच्योर होना चाहिए। जनरली हम लोग हार्डवुड कटिंग करते हैं तो कटिंग्स कितना दिन का लेते हैं, तो 1 साल का लेते हैं, ठीक है। उसके अलावा कटिंग जो सूट रहता है वो क्या रहना चाहिए, पूरी तरीक़ा से मैच्योर रहना चाहिए। राउंड कटिंग आर प्रीफर्ड ओवर एंगुलर कटिंग, एंगुलर एंड मैच्योर कटिंग। इमेच्योर कटिंग, तो हम लोग क्या करना है कि इमेच्योर जो हार्डवुड कटिंग के लिए लेना है वो इमेच्योर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जनरली इमेच्योर में दिक्कत क्या होता है कि जो फूड मटेरियल होता है वो बहुत ज़्यादा क्या होता है कि रिजर्व नहीं होता इमेच्योर इमेच्योर प्लांट्स में। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि जो हार्डवुड कटिंग लेते हैं वो थोड़ा सा मैच्योर प्लांट्स लेते हैं, ताकि उसमें जो फूड मटेरियल है वो ज़्यादा रिजर्व रहे, और जो फर्दर जो है कि डेवलपमेंट में आसानी हो। यूजली 1 year ओल्ड सूट आर यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग हार्डवुड कटिंग। तो जनरली हम आप लोग इसको याद रखना है कि कितना ओल्ड लेते हैं, तो 1 साल का जनरली क्या होना चाहिए कि ओल्ड होना चाहिए। उसके बाद इन केस ऑफ डेसिडुअस, इन केस ऑफ डेसिडुअस प्लांट्स जैसे कि ग्रेप्स हो गया, पोमीग्रेनेट्स हो गया, तो जो पोमीग्रेनेट्स होता है वो जो सब ट्रॉपिकल रीजन में होता है वो कैसा होता है कि डेसिडुअस नेचर का शो करता है, और जो ट्रॉपिकल कंडीशन में क्या करता है कि ये एवरग्रीन नेचर के शो करता है, ठीक है। उसके बाद हमारा ग्रेप्स हो गया, पोमीग्रेनेट है, फालसा है, फिग है, ये सारे क्या है कि डेसिडुअस प्लांट्स, ये आप लोग याद रखना है। फिग भी क्या है, फिग भी डेसिडुअस प्लांट्स है। फालसा भी क्या है, डेसिडुअस प्लांट्स है। ये भी यहाँ से आपको याद रखना है, क्वेश्चन यहाँ से भी फ्रेम हो सकते हैं।
और पोमेग्रेनेट के बारे में तो जानते हैं, जेलिड डेसिडुअस है। कटिंग्स आर मेड आफ्टर प्रूनिंग। तो क्या होता है कि इस सब में क्या होता है, हैवी प्रूनिंग की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि फिग है, फिग में भी क्या करते हैं, जैसे मलबेरी है, मलबेरी में हैवी प्रूनिंग करते हैं, फालसा में हैवी हैवी प्रूनिंग हम लोग करते हैं, बेर हो गया। तो इस समय क्या होता है कि जब हम लोग प्रूनिंग करते हैं तो उस टाइम से जो भी हमारा क्या होता है स्टेम रहता है, उसी को हम लोग क्या कर लेते हैं, यूज़ कर लेते हैं किस में, तो कटिंग्स में उसी स्टेम को हम लोग क्या करते हैं, यूज कर लेते हैं। और एवरग्रीन प्लांट्स में हम लोग जनरली कब करते हैं, कटिंग्स प्रोपगेशन कब करते हैं, तो स्प्रिंग सीजन में करते हैं, फरवरी और मार्च में करते हैं। और दो सीजन एवरग्रीन प्लांट्स में 2 बार करते हैं, एक तो फरवरी मार्च है और दूसरा हमारा रेनी सीजन है, जून जुलाई या अगस्त सितंबर में हम लोग क्या करते हैं कि करते हैं। और जो डेसिडुअस प्लांट्स है उसमें हम लोग जनरली कब करते हैं, जब वो डोरमेंट में रहते हैं तब करते हैं, ठीक है। और इसमें आपको ध्यान देने वाली बात है जी, कटिंग्स कितना होना चाहिए, 15 से 20 सेंटीमीटर का होना चाहिए। उसमें कितने बर्ड्स होने चाहिए, तो उसमें कम से कम 3 से 5 बर्ड्स होने चाहिए। उसके बाद जो द लोअर कट, जो हमारा लोअर कट रहेगा उसको कैसा रहेगा, स्लेंटिंग कट रहेगा। जो लोअर कट रहेगा उसको हम लोग कैसा देंगे, तो उसमें स्लेंटिंग मैनर से कट देंगे, ठीक है। और स्लेंटिंग कट क्या होता है इसे हम लोग बताते हैं थोड़ा सा। मान लीजिए कि ये कोई क्या है, हमारा सा स्टेम है, तो जो लोअर पोर्शन रहेगा उसका कटिंग हम लोग देंगे इस प्रकार से देंगे, तो इस प्रकार से देंगे। और ऊपर वाला कट देंगे इस प्रकार से, तो ऊपर वाला कट का सरफेस एरिया क्या होता है कि कम होता है, और नीचे वाला का सरफेस एरिया क्या होता है कि ज़्यादा होता है। तो सरफेस एरिया ज़्यादा रहने के कारण क्या होगा कि हमारा जो न्यूट्रिएंट अपटेक है, वाटर अपटेक है, वो क्या होगा कि ज़्यादा होगा, और प्लांट्स को जल्दी से प्रोलिफरेट करेंगे और जल्दी से ग्रो करेंगे। और ऊपर वाला जो हम लोग रखते हैं वो कैसा रखते हैं, जनरली राउंड कट रखते हैं, क्योंकि इसकी जो ट्रांसपिरेशन हो, जो इवेपोरेशन होगा वो क्या है कि कम हो। उसके बाद वुंड हीलिंग एरिया जो क्या है कि वुंड जो जनरली जो गमिंग वगैरह होता है वो कम एरिया में रहेगा, तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ऐसे हम लोग बैग्स का यूज़ करते हैं ताकि जो वुंड है वो ज़्यादा क्रिएट ना हो। और वूल ज़्यादा सरफेस एरिया रहेगा तो वुंड हीलिंग प्रोसेस में ज़्यादा टाइम लगेगा, और कम सरफेस एरिया रहेगा तो जो भी घाव होते हैं, इंजरी होता है काटने पर, वो जल्दी से हील हो जाएगा, और ज़्यादा एनर्जी भी हमको क्या करना पड़ेगा, स्पेंड नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए ऊपर वाला कट को क्या कैसा रखते हैं, राउंड कट रखते हैं, ठीक है। और नीचे वाला कट को हम लोग रखते हैं स्लैंटिंग कट रखते हैं। तो ये स्लैंटिंग कट रखते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये तो यहाँ तक हो गया लोअर। द लोअर कट इज स्लैंटिंग मैनर जस्ट बिलो द बड टू इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। और एक बात उसमें थोड़ा सा बताना रह गया बाकी, कि जो हम लोग स्लैंटिंग कर देंगे, यहाँ बड है हमारा, यहाँ नोड है, तो इसके जस्ट नीचे देंगे, ठीक है। और जो ऊपर वाला जो कट करेंगे, यहाँ नोड है तो थोड़ा सा ऊपर में कट करेंगे, ठीक है। जस्ट बिलो द वर्ड टू इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। द अपर कट इज गिवन राइट एंगल मतलब राउंड कट देंगे, ठीक है। राइट एंगल टू रिड्यूस द साइज ऑफ वुंड एंड एज फार एज पॉसिबल अवे फ्रॉम द बड। जो क्या करेंगे, बड से थोड़ा सा ऊपर कट करेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हमने बताया, तो ये पे यहाँ बड है तो थोड़ा सा ऊपर कट करेंगे, ना कि बड के जस्ट नीचे ऊपर क्या करेंगे हम लोग, कटिंग नहीं, बड से थोड़ा सा ऊपर कटिंग करेंगे, ठीक है। टू अवॉइड ड्राइंग्स जेट अपर एज फार एज पॉसिबल अवे फ्रॉम द अपर बड टू अवॉइड ड्राइंग, ताकि हमारा जो नीचे वाला बड रहे वो ड्राइंग ना हो। आफ्टर द कटिंग आर प्रिपेयर्ड दे शुड बी अलाउड टू ड्राई। उसके बाद क्या करना है कि जस्ट हम लोग कटिंग करेंगे, उसके बाद जस्ट हम लोग क्या करना है, प्लांटिंग नहीं करना है, थोड़े समय के उसको क्या करना चाहिए कि ड्राई करना चाहिए, ताकि जो भी इंजरी है, जो भी वुंड्स उसमें अभी क्रिएट हुए हैं कटिंग करने पे, वो थोड़ा सा क्या हो जाए, हीलिंग हो जाए उसका। दिस कटिंग्स आर यूजली टाइड इन अ स्मॉल बंडल, 20 से 25 कटिंग्स, एंड बरीड इन moist soil or sand for a certain period for healing of wounds which is called callousing। जो हीलिंग वुंड हीलिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं कि थोड़े समय के लिए उसको क्या करते हैं, मॉइस्ट सॉइल में रखते हैं या सैंड में रखते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैल्सिंग बोलते हैं। ये भी आपको क्या करना है कि ध्यान में रखना है। उसके बाद हम लोग चलते हैं, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, इसीलिए आप लोग धीरज बनाए रखें।
ये सारा चीज़ हो गया। उसके बाद आते हैं हम लोग बडिंग। तो जनरली बडिंग के बारे में आप जानते हैं, हम लोग ज़्यादा यहाँ पे डिस्क्राइब नहीं करेंगे, ठीक है। तो बडिंग जनरली उसी प्लांट्स में करते हैं जिसमें क्या होता है कि जो जिसका बार्क, जिसका जो छाल है आसानी से जिसका छाल जो है आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं, ठीक है। जिसका छाल हम लोग आसानी से फ्लैप्स कर सकते हैं, हटा सकते हैं, उसी में हम लोग क्या कर सकते हैं, जनरली बडिंग करते हैं। और बडिंग का मेन सीजन कब होता है, कब पता चल रहा है कि कब हम लोग जो है कि बडिंग करेंगे। द बार्क स्टार्ट स्लिपिंग, स्लिपिंग मतलब ईजिली आसानी से अलग हो जाए, ठीक है, अपने बॉडी बॉडी पार्ट से। बोथ ऑन द सायन एंड बोथ ऑन द रूट स्टॉक एंड सायन से आसानी से निकल जाए, उस तब हम लोग जानते हैं कि ये जो सही समय है किसका, तो बडिंग का। दिस इज कंसिडर्ड टू बी ऑप्टिमम टाइम फॉर बडिंग। दिस shows that the cambium which is which is the tissue responsible for union is active। तो इसका कहने का मतलब ये हुआ कि जब हमारा जो बार्क है इजली से क्या होता है कि फ्लैप्स हो जाता है, इजली से अलग हो जाता है, तब पता चलता है कि जो कैम्बियम है, जो जनरली क्या करता है कि रिस्पॉन्सिबल फॉर यूनियन, जो क्या करता है कि यूनियन बनाता है, यानी कि जो हमारा रूट स्टॉक है और सायन के है, दोनों के बीच में क्या होता है कि कैम्पेटेबिलिटी लाता है, दोनों के बीच में जो यूनियन बनाता है वो कौन बनाता है, कैम्बियम। वो एक्टिव स्टेज में आ गया है, तब हम लोग क्या करते हैं कि बडिंग स्टार्ट करते हैं। विच इज द टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर, ये तो हो गया। दिस मेथड इज जनरली एम्प्लॉयड ड्यूरिंग रेनी सीजन, ये हम लोग क्या करते हैं जनरली रेनी सीजन में करते हैं, ठीक है। बडिंग कम करते हैं तो जनरली सॉरी स्प्रिंग एंड रेनी सीजन में करते हैं। टी बडिंग, पैच बडिंग एंड चिप बडिंग जनरली क्या होता है कि इसी को हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। टी बडिंग बहुत ज़्यादा फेमस है। उसके बाद पैच बडिंग कुछ कुछ क्रॉप्स में करते हैं, जैसे कि आंवला हो गया, बेल हो गया, इस समय हम लोग क्या करते हैं कि जनरली पैच बडिंग करते हैं। अभी हम लोग आगे देखेंगे कि जो है कि चिप बडिंग भी हम लोग किस में करते हैं उसको भी देखेंगे, और पैच बडिंग। उसके बाद क्या है कि और उसके बाद कुछ एडवांटेज और भी है बडिंग का। लेस साइन मटेरियल, इसमें साइन मटेरियल का बहुत कम यूज होता है। यूजफुल इन प्लांट्स विच रिलीज एक्सेसिव बूंड्स। और एक बात और भी बताना भूल गए कि जो बडिंग करते हैं उसमें क्या होता है, सिर्फ एक बड इंसर्ट करते हैं, ठीक है। जनरली जो ग्राफ्टिंग होता है, कटिंग्स होता है, उसमें मिनिमम कितना होते हैं, 3 से 5 बड होते हैं। लेकिन जब हम लोग क्या करते हैं बडिंग करते हैं तो उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही बड को हम लोग इंसर्ट करते हैं। और बडिंग किस में करते हैं, तो जो जनरली क्या होता है कि जिसमें कटिंग करेंगे तो एक्सेसिव बोन्स, गम्स, ये सारे क्या होते हैं कि रिलीज होते हैं। तो उस प्लांट्स में हम लोग क्या करते हैं कि ग्राफ्टिंग हो गया, कटिंग्स हो गया, ये सारी चीज़ क्या करते हैं कि अवॉइड करते हैं, और हम लोग उसमें क्या करते हैं कि बडिंग करते हैं, ठीक है। जैसे सच एज स्टोन फ्रूट्स, स्टोन फ्रूट्स में जनरली क्या होता है कि ऊजिंग वगैरह होता है, ठीक है, वुंड और गम्स का, तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं जनरली बडिंग करते हैं, ठीक है। गम फ्रॉम इंजुरी कैरी टू जाइलम एंड द एट द टाइम ऑफ ग्राफ्टिंग, ग्राफ्टिंग करने के टाइम में जो इंजरी होता है उससे, उसके कारण क्या होता है कि बहुत सारे वुंड्स और गम्स रिलीज होते हैं, जिसके कारण हम लोग क्या करते हैं बडिंग प्रीफर करते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि बडिंग किस प्रकार के प्लांट्स में जो है कि किए जाते हैं। उसके बाद है आपका टी बडिंग। तो टी बडिंग में आपको जनरली सब सारा कुछ पता है कि टी बडिंग में क्या होता है, तो यहाँ पे हम लोग ज़्यादा चीज़ डिस्क्राइब नहीं करेंगे, ठीक है। टी बडिंग को आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि टी बडिंग को क्या कहते हैं, टी बडिंग को सील्ड बडिंग भी कहा जाता है, ये आपको क्या करना है कि ध्यान में रखना है। और इसके बाद ज़्यादा कुछ नहीं है। उसके बाद हम लोग आते हैं कि टी बडिंग। तो टी बडिंग कब कब करते हैं हम लोग, ये थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। टी बडिंग कैन बी परफॉर्म एनी टाइम ऑफ द ईयर प्रोवाइड सेल सेप फ्लो फ्रीली। तो हम लोग टी बडिंग कभी भी कर सकते हैं जब हमारा जो सेल सेप है वो फ्रीली प्लांट्स में फ्लो कर रहा है, तो उस टाइम हम लोग क्या कर सकते हैं, टी बडिंग कर सकते हैं। इन मोस्ट ऑफ द फ्रू इट इज़ परफॉर्म आइदर स्प्रिंग, यानी कि मार्च अप्रैल में करते हैं, या फिर फरवरी मार्च में करते हैं, ठीक है, स्प्रिंग, या फिर हम लोग क्या करते हैं कि रेनी सीजन में करते हैं, जुलाई से लेकर के सितंबर तक करते हैं पीरियड। इन दिस द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ प्रोपगेशन इज सिट्रस। तो सिट्रस में जो मेन मोस्ट जो कॉमन मेथड है वो क्या है कि टी बडिंग के द्वारा हम लोग करते हैं बडिंग में। और उसके बाद लेयरिंग भी करते हैं सिट्रस में, ठीक है। उसके बाद है पैच बडिंग। पैच बडिंग किस में करते हैं, गुआवा में, ये आपको याद रखना है, ठीक है, कि पैच बडिंग किस में करते हैं, गुआवा में करते हैं। गुआवा में जनरली आप लोग स्टोलिंग देखते हैं क्या करते हैं, स्टोलिंग मार देते हैं, लेकिन बडिंग किस में करते हैं, पैच बडिंग गुआवा में करते हैं। उसके बाद वालनट में भी क्या करते हैं हम लोग, पैच बडिंग करते हैं। ये आपको क्या करना है कि ध्यान रखना है।
एंड गिव 60 to 70% सक्सेस ड्यूरिंग मे और जून। इसमें जनरली प्रोसेस है, उतना कुछ ऑब्जेक्टिव आने का चांस है नहीं है। पैच हैविंग 2 वर्ड्स इज सायन और सिंगल वर्ड्स, इसमें भी ये उतना याद रखना नहीं है। पैच इम्प्रूव, हाँ ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। पैच हैविंग 2 वर्ड्स, जनरली हम लोग देखें कि वर्डिंग किस में करते हैं, तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, एक सिंगल वर्ड, एक क्या करते हैं कि सिर्फ और सिर्फ सिंगल वर्ड का हम लोग क्या करते हैं कि उसमें यूज़ करते हैं। लेकिन जिसमें क्या होता है कि हम लोग 2 वर्ड रखते हैं, उसको क्या टर्म दिया गया है कि इम्प्रूव्ड पैच बडिंग, ठीक है। जिसमें 2 वर्ड्स का यूज़ करेंगे उसको क्या बोलेंगे, इम्प्रूव्ड पैच बडिंग कहा जाता है, ठीक है। इसको आपको याद रखना है। जनरली आप अब तक आपको पता होगा कि एक ही वर्ड का यूज़ करते हैं, लेकिन 2 वर्ड्स का भी यहाँ पे क्या किया जा रहा है, यूज़ किया जा रहा है, और उसको क्या नाम दिया गया है, तो इम्प्रूव्ड पैच बडिंग। उसके बाद है चिप बडिंग। चिप बडिंग हम लोग करते हैं कि डोरमेंट स्टेज में करते हैं, और चिप बडिंग जनरली उस प्लांट्स में किया जाता है जिसमें क्या होता है कि जो बार्क होते हैं वो इजीली फ्लैप्स नहीं होते, तो कुछ वुडी पार्ट्स को लेकर के क्या किया जाता है कि बडिंग किया जाता है, तो हम लोग उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, चिप बडिंग बोलते हैं। और चिप बडिंग हम लोग जनरली कब करते हैं, डोरमेंट सीजन में करते हैं। और उसके ज़्यादा कुछ है नहीं। उसके बाद लेयर है, लेयरिंग है। Layering में this is a alternate method of propagation in fruit plants which do not root easily when detached from mother plants। तो लेयरिंग उसमें करते हैं कि वैसे प्लांट्स में करते हैं जो अपने मदर प्लांट से अलग होने के बाद बहुत ज़्यादा उसमें क्या होता है कि रूटिंग बहुत कम होता है, तो उस प्रकार के प्लांट्स में हम लोग क्या करते हैं कि लेयरिंग करते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका मोस्ट ऑफ द जो लेयरिंग होता है सबसे किस में ज़्यादा होता है, तो लीची में एयर लेयरिंग होता है, गुआवा में भी एयर लेयरिंग होता है, पोमीग्रेनेट में भी एयर लेयरिंग होता है, सिट्रस में भी एयर लेयरिंग होता है, तो इन सब प्लांट्स में एयर लेयरिंग किया जाता है। रिलायबल मेथड फॉर दोज प्लांट्स, दिखा रिलायबल मेथड फॉर दोज प्लांट्स विच डू नॉट रूट इजीली, जिसमें रूटिंग इजी नहीं होता, उसमें हम लोग क्या करते हैं, डिटैच कर देने के मदर प्लांट से डिटैच कर देने के बाद जिसमें रूटिंग इजीली नहीं होता है, उसमें हम लोग क्या करते हैं कि एयर लेयरिंग करते हैं। उसके बाद है आपका मेथड्स ऑफ लेयरिंग। इसमें आप लोग तो पता ही होगा एयर लेयरिंग के बारे में, थोड़ा थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि इसमें क्या स्पेशल है इसमें हैंडबुक ऑफ हॉर्टिकल्चर में। इन दिस मेथड 1 ईयर ओल्ड, इसमें भी क्या करना है कि आपको 1 ईयर ओल्ड प्लांट्स को क्या करना है कि सेलेक्ट करना है। हेल्दी रहना चाहिए, स्ट्रेट रहना चाहिए, शूटर सेलेक्टेड, एंड रिंग ऑफ मार्क मेजरिंग 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। 2.5 सेंटीमीटर क्या करना है, जस्ट बिलो अवर्ड रिमूव्ड, और स्पिंगनम मॉइस क्या लगाते हैं ताकि जो कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा हो सके। तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं था। तो इसमें क्या कहते हैं कि इंडिया में क्या कहते हैं, गुटी कहते हैं। इंडिया में इसको क्या बोलते हैं, इंडिया में बोलते हैं गुटी, और चाइना में क्या बोलते हैं, हम इसको माइक्रोटेज बोलते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि चाइना में क्या बोलते हैं, माइक्रोटेज बोलते हैं, और इंडिया में इसको क्या बोलते हैं, गुटी बोलते हैं। और इसका टाइम किस किस में करते हैं, गुआवा में करते हैं, लीची में करते हैं, सपोटा में करते हैं। मेनली रूप से आपको क्या क्या रखना है कि गुआवा और लीची याद रखना है, ठीक है। सपोटा याद रखें ना रखें, लेकिन लीची और गुआवा आपको मस्ट याद रखना है, ठीक है। लोकाट लेवन में करते हैं। उसके बाद क्या है कि जब हम लोग कटिंग करते हैं, देन हाफ हाफ वे कट शुड बी गिवन टू अ रूटेड लेयर्स ऑन द पेरेंट ब्रांचेज एटलीस्ट 15 दिन प्रायर। इसका कहने का मतलब क्या है कि जब हम लोग क्या करते हैं कि जब हमारा रूटिंग हो जाता है, मान लेते हैं एक प्लांट है यहाँ पे, क्या कटिंग किए थे हम लोग यहाँ पर, तो इसमें क्या किया, एक रूटिंग आ गया है, तो ये यहाँ से मदर प्लांट से ऐसे जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे करेंगे, क्या करेंगे, छोटा सा यहाँ पे क्या करेंगे, पहले छोटा सा कट देंगे, ठीक है। कम से कम कितना दिन, 15 दिन पहले देंगे। और उसके बाद देखेंगे यदि इधर इधर का प्लांट छोटा सा कट देने पर भी नहीं सूख रहा है, तो इसका मतलब है कि पूरा तरीका से में रूट डेवलप हो गया। और यहाँ पे अब हम लोग क्या कर सकते हैं, 15 दिन पहले छोटा कट देंगे, फिर पूरा का पूरा कट करके मदर प्लांट से डिटैच कर देंगे, ठीक है। यही कहने का मतलब हुआ इसका। हाफ बे कट शुड बी गिवन टू द रूटेड लेयर्स ऑन द पेरेंट ब्रांच एटलीस्ट 15 डेज प्रायर। 15 दिन पहले हम लोग को क्या करना है कि एक थोड़ा सा कट लगाना है, ठीक है। उसके बाद हमको पूरा कट करना है।
उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, उसके बाद है ग्राउंड लेयरिंग। ग्राउंड लेयरिंग जनरली उस प्रकार के प्लांट्स में करते हैं जिसके जो ब्रांचेज होते हैं वो क्या होता है, सॉइल के बहुत ज़्यादा नज़दीक होते हैं। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि जनरली ग्राउंड लेयर करते हैं ताकि हम उसको मिट्टी में आसानी से दबाया जा सके। मान लिया जाता है कि ये एक प्लांट है, तो इसका जो ब्रांच है वो ऐसे हो गया है, और ये हमारा क्या है कि ये सॉइल है। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से क्या करेंगे कि इसको ग्राउंड में हम लोग क्या कर सकते हैं कि दबा सकते हैं, और यहाँ से क्या होगा कि बहुत सारा रूटिंग हमारा स्टार्ट हो जाएगा। दिस ब्रांच इज यहाँ से हमको थोड़ा सा आगे से पढ़ना होगा, थोड़ा सा पढ़ दे। इन दिस मेथड अ ब्रांच ऑफ प्लांट विच इज नियर द ग्राउंड, जो ग्राउंड से नियर होता है उसी को हम लोग क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं। ई चोजन एंड रिंग ऑफ बार्क 2.5 सेंटीमीटर इज डायमीटर रिमूव्ड जस्ट बिलो द बड। उसके बाद वही करना है कि जो यहाँ पे हम लोग क्या करें, जो ग्राउंड से नियर था, ग्राउंड के पास था, उसको हम लोग यहाँ पर क्या किए, सेलेक्ट किए। उसके बाद इसमें जो कहा है कि थोड़ा सा बार्क को क्या करेंगे, हटा देंगे, और यहाँ से क्या होगा कि हमारा रूट का इनिशिएशन स्टार्ट हो जाएगा। Removed just below this branch is then bended and buried in the soil when still attached to the mother plants। ये भी क्या है कि एक अटैच्ड मेथड है, अटैच्ड मेथड है। लेयरिंग तो सब में समान ही होगा। तो हाँ, तो मदर प्लांट से वो अटैच ही रहता है, उसको क्या करते हैं कि भूमि में दबा देते हैं, और फिर वहाँ से हमारा क्या होता है कि रूटिंग आसानी से हो जाता है। उसके बाद इसको करते हैं किसमें, ये आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये 12 मासी लेमन में किया जाता है, ठीक है। ग्राउंड लेयरिंग किस में करते हैं, तो 12 मासी लेमन में करते हैं। उसके बाद है माउंट लेयरिंग। माउंट लेयरिंग जनरली आपको सभी को पता होगा कि माउंट लेयरिंग जिसमें जनरली किस में करते हैं, तो गुआवा में करते हैं, ठीक है। और ये कब करते हैं, तो फरवरी और जुलाई में। एक तो स्प्रिंग सीजन में कर सकते हैं, फरवरी मार्च में, और दूसरा है हमारा जून जुलाई में कर सकते हैं, रेनी सीजन के टाइम में, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा थ्योरी पोर्शन भी देखना जरूरी है, क्योंकि आजकल के जो क्वेश्चन है वो थ्योरी पार्ट से भी आपका असर्शन रीजन में ज़्यादातर क्वेश्चन जो है कि असर्शन रीजन का आ रहा है, तो आपको थ्योरी पार्ट्स भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है ताकि आप लोग असर्शन रीजन जो है कि क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। क्योंकि 120 टोटल क्वेश्चन आता है, तो उसमें तो आपका 20 क्वेश्चन जनरल क्वेश्चन रहता है, तो उसमें भी बहुत सारा कुछ असर्शन रीजन रहते हैं। तो यानी कि आपका कम से कम 30 से 40% तक आपका असर्शन रीजन का क्वेश्चन रहता है, तो उसके लिए बेसिक थोड़ा सा ज़रूरी है, तो इसको भी देख लेते हैं। The new shoot come out during April to September from ground level. A ring of bark is removed from these shoot, and they are covered with moist soil. The April rooted stool of April stooling are separated during rainy season, and those those of August are removed in the following spring। तो इसका टोटल कहने का मतलब है कि जो न्यू सूट आते हैं ड्यूरिंग अप्रैल के समय में, ठीक है, एंड अप्रैल एंड सितंबर के समय में फ्रॉम द ग्राउंड लेवल रिंग ऑफ बार्क इज रिमूव। आपको यहाँ से समझते ज़्यादा, मान लीजिए कि कोई एक पौधा है, और यहाँ के क्या आ रहा है कि बहुत सारा सूट्स आ रहा है, तो यहाँ बहुत सारा सूट्स आया, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक बार्क क्या करेंगे, यहाँ से थोड़ा सा बार्क रिमूव कर देंगे, और उस पर क्या करेंगे कि इस पर मट्टी चढ़ा देंगे। तो क्या होगा कि इससे जो है कि रूटिंग आएगा, और फिर यहाँ से काट करके हम सारा प्लांट्स को अलग कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है, ठीक है। जो न्यू शूट्स आएंगे, रिंग ऑफ बार्क इज रिमूव फ्रॉम दीज शूट्स एंड दे आर कवर्ड विद सॉइल। द रूटेड स्टूल्स ऑफ अप्रैल स्टूलिंग आर सेपरेटेड ड्यूरिंग रेनी सीजन। यानी कि जो स्टूल हमारा क्या आएगा, रेनी सीजन अप्रैल में आया, उसको हम लोग क्या करेंगे, कब डिटैच करेंगे, तो रेनी सीजन में करेंगे। रेनी सीजन में उसको क्या करेंगे कि डिटैच करेंगे। जो अप्रैल में आया उसको कब करेंगे, तो अप्रैल मई जून जुलाई, यानी कि 2-3 महीना के बाद क्या होगा कि, यानी कि जून जुलाई अगस्त में क्या होता है कि रेन आ ही जाता है नॉर्थ इंडिया में जनरली। तो रेनी सीजन के दौरान यानी जुलाई अगस्त के दौरान हम लोग क्या करेंगे कि सेपरेट कर लेंगे मदर प्लांट से। और जो क्या है जो
एंड दोज ऑफ अगस्त आर रिमूव्ड फॉलोइंग स्प्रिंग। और जो हमारा क्या है, अगस्त में जो हमारा जो जिसका रूटिंग जो है कि अगस्त में हुआ है, उसको हम लोग क्या करेंगे, फॉलोइंग स्प्रिंग, यानी कि अगले हम लोग मार्च अप्रैल में क्या करेंगे, उसको डिटैच करेंगे मदर प्लांट से। दिस मेथड इज आल्सो नोन एज अस्टुल लेयरिंग। इसको क्या बोलते हैं, अस्टुल लेयरिंग कहा जाता है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि इस इसमें क्या करते हैं कि मिट्टी यहाँ से चढ़ा रहे हैं, इसीलिए एक क्या हो जाता है कि स्टूल टाइप का बन जाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, अस्टुल लेयरिंग बोलते हैं। ठीक है, माउंट लेयरिंग को क्या बोलते हैं, अस्टुल लेयरिंग भी कहा जाता है। एंड यूज फॉर प्रोपगेशन ऑफ गुआवा, लीची और क्लोनल रूट स्टॉक ऑफ एप्पल। ये आपको याद रखना है। ठीक है, कि क्लोनल रूट स्टॉक ऑफ एप्पल के लिए क्या करते हैं कि अस्टूलिंग या माउंट लेयरिंग यूज करते हैं। ठीक है, गुआवा, लीची और क्लोनल रूट स्टॉक ऑफ एप्पल, एप्पल वाला याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद है हमारा ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग जनरली हम लोग क्या करते हैं, टंग ग्राफ्टिंग करते हैं। और टंग ग्राफ्टिंग किसमें करते हैं, इसमें इक्वल डायमीटर का होता है। जैसे कि यहाँ पर आपको देखें तो ये आपका क्या है कि सायान है, ये आपका रूट स्टॉक है, ये दोनों क्या होना चाहिए, डायमीटर इसका समान होना चाहिए। तो इसमें इक्वल डायमीटर रहता है, उसको हम लोग क्या करते हैं कि टंग ग्राफ्टिंग के द्वारा उसमें ग्राफ्टिंग करते हैं। उसके बाद है क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग। क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग को जनरली क्या बोला जाता है कि हम लोग वेज ग्राफ्टिंग भी बोलते हैं। दिस मेथड इज यूजुअली इन नर्सरी वेयर द रूट स्टॉक इज क्वाइट थिकर देन सायान एंड टंग ग्राफ्टिंग कैन नॉट बी एम्प्लॉयड सक्सेसफुली। तो जनरली क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग वहाँ करते हैं जहाँ के क्या होता है कि मिसमैच होता है, दोनों का जो डायमीटर है, जो रूट स्टॉक का डायमीटर है और सायान का डायमीटर है, वो दोनों का क्या होता है कि इक्वल नहीं होता है, दोनों का अलग अलग होता है। हम लोग वहाँ क्या करते हैं कि क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग या वेज ग्राफ्टिंग के यूज़ करते हैं। जब हमारा रूट स्टॉक का डायमीटर ज़्यादा होता है, सैन का डायमीटर कम होता है, तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग का यूज़ करते हैं, क्योंकि वहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि टंग ग्राफ्टिंग परफॉर्म नहीं कर सकते हैं विदाउट बिकॉज द डायमीटर ऑफ रूट स्टॉक सायन इज डिफरेंट, सो वी हैव टू परफॉर्म देयर क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग। तो वहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग करना पड़ेगा। तो वहाँ पे हम लोग क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग करते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद करते हैं ग्राफ्टिंग इज डन इन ड्यूरिंग क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग कब करते हैं, तो क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग हम लोग करते हैं डोरमेंट पीरियड में करते हैं। ये भी आपको क्या करना है कि याद रखना है कि क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग हम लोग कब करते हैं, तो डोरमेंट पीरियड में करते हैं। उसके बाद है अप्रोच ग्राफ्टिंग। अप्रोच ग्राफ्टिंग क्या है, एक यह भी एक क्या है कि अटैच मेथड। ग्राफ्टिंग दो प्रकार का होता है, एक तो अटैच मेथड होता है, एक डिटैच मेथड होता है, जिसमें क्या करते हैं हम लोग मदर प्लांट से पूरी तरीक़ा से अलग कर लेते हैं। और एक अप्रोच ग्राफ्टिंग को हम लोग बोलते हैं इनर्चिंग भी हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो इसको तो लास्ट वीक ऑफ जुलाई, इसको भी जून जुलाई रेनी सीजन में करते हैं। ठीक, या फिर हम लोग रेनी सीजन में करते हैं। ठीक है, उसके बाद अप्रोच ग्राफ्टिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, इनर्चिंग बोलते हैं, अभी हम लोग बताया ही है। इसमें इसमें पहले थोड़ा सा हम लोग एक फिगर के माध्यम से बता देते हैं, उसके बाद हम लोग पढ़ के देख लेंगे उसमें क्या है। तो अटैच मेथड में जैसे कि यहाँ पर क्या है कि एक प्लांट है और दूसरा प्लांट हमारा यहाँ है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा हो जाएगा क्या, सायान, ये हमारा सायान है। और एक गमला में प्लांट हमारा क्या है कि इधर है, यहाँ पे रखते हैं, ज़्यादा सोने का। तो हम लोग क्या करते हैं, एक गमला का प्लांट, इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे अटैच कर देते हैं। और अटैच करके क्या करेंगे, इसको हम लोग ज्वाइंट कर देंगे। अब क्या होगा, जब ये प्लांट हमारा क्या होगा, थोड़ा सा यहाँ से ज़्यादा बेहतर रहेगा, एक ऐसे और एक ऐसे और एक ऐसे है, और एक गमला में हमारा प्लांट इधर है, और इसको हम लोग क्या कर दें, यहाँ पे अटैच कर दिए। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सायान। ओहो, दिखने ये हमारा सायान हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा रूट स्टॉक। ठीक है, ये हमारा रूट स्टॉक है और ये सायान है। और ये हम यहाँ पे गमला में पौधा लाएं, और इसको क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा बार हटा करके ये दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। उसके बाद जब क्या होगा कि जो पूरी तरीके से जॉइंट हो जाएगा, तो यहाँ से कट कर देंगे, और ये हमारा सायान हो जाएगा। और इसको इधर जो है, इसको भी काट करके हटा देंगे। तो ये होता है हमारा
अप्रोच ग्राफ्टिंग, ठीक है। तो अब पढ़ लेते हैं कि क्या है यहाँ पे। द यूनियन इज कंप्लीट इन अबाउट 2 से 3 मंथ। ये आपको याद रखना है। ये 2000 शायद 24 में भी क्वेश्चन पूछा था कि जो वुंड हीलिंग का जो प्रोसेस है वो कितने दिनों में हो जाता है, ठीक है। तो ये 2 से 3 महीना में क्या होता है कि यूनाइट होने में, यूनियन कंप्लीट होने में, ये 2024 का जेआरएफ में पूछा था क्वेश्चन, यूनियन हीलिंग में कितना टाइम लगता है, ठीक है। तो द यूनियन कंप्लीट इन अबाउट 2 से 3 मंथ लगता है उसमें टाइम, ठीक है। सबसे पहले जो अभी बताएं कि थोड़ा सा पहले क्या करेंगे, हाफ कट देंगे, फिर जा करके जब देखेंगे कि प्लांट जो है कि नहीं मर रहा है जो हम, तो उसके बाद क्या करेंगे, पूरा कट देंगे और मदर प्लांट से डिटेच कर देंगे। कट इज देन गिवन ऑन द सायन शूट अबाउट हाफ वे थ्रू इट्स थिकनेस। जितना भी इसका थिकनेस होता है उसका आधा क्या करेंगे, काट देंगे। इफ़ द शूट डज नॉट शो एनी साइन ऑफ बिल्टिंग, यदि किसी प्रकार उसमें वेल्डिंग शो नहीं कर रहा है वो 1 वीक तक, तो सो इट इज़ कम्प्लीटली डिचेड। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कम्प्लीटली डिटैच कर लेंगे फ्रॉम मदर प्लांट्स। इन केस ऑफ साइन स्टार्टिंग बिल्टिंग, यदि हमने आधा कट लगाया और प्लांट क्या किया कि विल्ट कर गया, इट इज़ सो यूनियन इज नॉट कंप्लीट, तो ये दिखाता है कि यूनियन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। इन सच केस द साइन आर डिटैच फ्रॉम मदर प्लांट्स। इन सच केस द सायन आर डिटैच्ड फ्रॉम मदर प्लांट्स आफ्टर सम डेज, उसके बहुत मतलब कुछ दिनों के बाद करते हैं। व्हेन द यूनियन इज कंप्लीट, और जब यूनियन कंप्लीट हो जाता है उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, डिटैच कर लेते हैं। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि इनर्चिंग भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपको क्या करना है कि याद रखना है। इनर्चिंग हम लोग किस में करते हैं, तो यहाँ पर हम लोग जब टेबल पढ़ेंगे तो इसमें जो है कि सारा टेबल में दिया हुआ है कि कौन सा मेथड किस में यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इधर जो चीज़ें हैं वो हम लोग देख लेते हैं। तो ये जो होगा उसके बाद साइड ग्राफ्टिंग है। साइड ग्राफ्टिंग में ज़्यादा कुछ है नहीं, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं यहाँ पे क्या है। आफ्टर द सलेक्शन ऑफ सायन सूट, आफ्टर द सलेक्शन ऑफ सायन सूट, रिमूव द लीफ ब्लेड्स। जो भी हमारा क्या होता है कि लीव्स होते हैं वो क्या करते हैं हम लोग हटा देते हैं। लिविंग पेट्यूल्स, अब सिर्फ हम लोग क्या, लिविंग पेट्यूल्स का क्या मतलब हुआ, थोड़ा सा यहाँ पर देख लीजिए कि मान लीजिए कि हमारे क्या है यहाँ पर कोई लीव्स है, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे कि ये जो लीफ ब्लेड है वो क्या करेंगे कि यहाँ से इसको यहाँ से ही काट देते हैं, या फिर हम लोग यहाँ से भी काट दें। और जो ये जो है लीफ पेट्यूल से उसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से मान लेते हैं कि जुड़ा हुआ है, तो सिर्फ इसको क्या करेंगे, इसको जो है रखेंगे और ये पूरे लीव्स को क्या करेंगे, हटा देंगे, ठीक है। आफ्टर द सलेक्शन ऑफ सायन सूट, रिमूव द लीफ ब्लेड, जो भी लीव्स होगा वो हम लोग क्या करेंगे, हटा देंगे। लिविंग पेट्यूल, लेकिन पेट्यूल क्या करेगा, पेट्यूल उसी में रहेगा। इन अबाउट 7 to 10 डेज पेट्यूल सेल ड्रॉप, पेट्यूल क्या होगा कि खुद से गिर जाएगा। एंड टर्मिनल बर्ड्स बिकम स्वेलन, और जो भी उसमें बर्ड्स रहेंगे, ठीक है, मान लीजिए कि ये हमारा यहाँ पे बर्ड्स है, तो ये क्या होगा कि थोड़ा सा फूल जाएंगे, मतलब थोड़ा सा इसमें क्या आएगा, फुहार आ जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं, ये जो यहाँ से यहाँ तक इसको बोलते हैं पेट्यूल, और इसको पूरा का पूरा क्या बोलेंगे, लीफ ब्लेड। तो एंड टर्मिनल बर्ड्स बिकम swollen एट दिस स्टेज द सायन स्टिक शुड बी डिटैच फ्रॉम मदर प्लांट्स। तो उसके बाद हमको क्या करना है कि मदर प्लांट से सायन को डिटैच कर। साइड ग्राफ्टिंग कैन कैरी आउट ऑन सक्सेसफुली मार्च टू अक्टूबर, मार्च से अक्टूबर तक हम लोग क्या कर सकते हैं, लेकिन ड्यूरिंग मई से लेकर के अक्टूबर में क्या होता है कि हमारा जो सक्सेसफुल है वो कम होता है, तो हम लोग को मार्च से अप्रैल तक ही कर लेना चाहिए स्प्रिंग सीजन में, ठीक है। दिस मेथड ऑफ प्रोपागेशन कॉमनली यूज इन मैंगो, और जो साइड ग्राफ्टिंग है हम लोग जनरली किस में करते हैं, तो मैंगो में करते हैं। उसके बाद विनियर ग्राफ्टिंग, आपको पता है कि विनियर ग्राफ्टिंग भी जनरली किस में करते हैं, तो मैंगो में किया जाता है। उसके बाद लगभग अब जो है कि प्रोपागेशन का जो सारा मेथड था वो ख़त्म हो चुका है। और कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, सेक्सुअल प्रोपागेशन नहीं करते हैं, तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि सीड से ही प्रोपागेशन कर सकते हैं, जैसे कि आपका पपाया हो गया। और कुछ प्लांट्स ऐसे भी हैं जिससे हम लोग जिसमें सीड नहीं बनते, उसको सिर्फ और सिर्फ जो है कि जैसे बनाना हो गया, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ वेजिटेटिव प्रोपागेशन ही किया जा सकता है। तो पपाया हो गया, प्रोपागेशन ऑफ मोर ओवर दिस मेथड इज डिजायर्ड मेथड फॉर प्रोपागेशन ऑफ रूट स्टॉक। सेक्सुअल मेथड, तो सेक्सुअल मेथड क्या है कि हम लोग रूट स्टॉक का प्रोपगेशन सेक्सुअल मेथड से ही किया जा सकता है। पपाया का सिर्फ सेक्सुअल मेथड से किया जाता है।
और सेक्सुअल मेथड का एडवांटेज यहाँ पर थोड़ा सा दिया क्या है, तो मोस्ट विगरस रूट स्टॉक होता है, स्ट्रॉन्ग रूट स्टीम सिस्टम होता है। उसके बाद बायोटिक और एबायोटिक स्टेज से क्या होता है कि टॉलरेंस होते हैं। तो ये सारे चीज़ में उसके बाद आते हैं सीड डोरमेंसी। सीड डोरमेंसी इसी का जो है कि प्रोपगेशन ऑफ फ्रूट क्रॉप्स का ही पार्ट है, तो इसको भी थोड़ा सा देख लेंगे। जनरली आपको पता है कि सीड डोरमेंसी होता क्या है, ये तो आपको पता ही है, तो ज़्यादा इसमें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है नहीं। तो जैसे क्या होता है कि जो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल्स के प्लांट्स होते हैं, रीजन ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल्स रीजन के जो प्लांट्स होते हैं उसमें क्या होता है कि डोरमेंसी क्या होता है कि बहुत कम होता है। जैसे कि आपका मैंगो हो गया, जामुन हो गया, सिट्रस हो गया, उसके बाद जैक फ्रूट हो गया। तो इसमें क्या होता है कि डोरमेंसी जो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल्स प्लांट्स के हैं उसमें बहुत कम होते हैं, लेकिन जो टेम्परेट प्लांट्स होते हैं उसमें क्या होता है कि डोरमेंसी ज़्यादा होते हैं। ये आपको यहाँ पे याद रखना। हाउएवर द सीड extracted from temperate fruits such as apple, pear, plum do not germinate even under favorable environment condition if they are viable होंगे, फिर भी क्या करेंगे कि जो टेम्परेट रीजन के प्लांट्स होते हैं वो जल्दी जर्मिनेट नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा डोरमेंसी होता है। और ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल प्लांट्स के सीड में डोरमेंसी कम होता है, इसीलिए क्विकली जर्मिनेट कर जाते हैं। मोस्ट ऑफ द एक्सोजीनस सीड डोरमेंसी, उसके बाद मोस्ट ऑफ द एक्सोजीनस सीड डोरमेंसी इज आइदर ड्यू टू hard seed coat which does not allow entry of water and gases to developing viable embryo and thus inhibit the germination। उसके बाद मोस्ट ऑफ द जो एक्सोजीनस सीड डोरमेंसी किसके वजह से होता है, तो हार्ड सीड कोट के वजह से होता है। क्योंकि जो हार्ड सीड कोट के हमारा अंदर जो इम्ब्रियो है उसमें क्या होता है कि पानी का एंट्री नहीं हो पाता है, पानी अंदर नहीं जा पाता है, जो ऑक्सीजन है वो इम्ब्रियो के अंदर नहीं जा पाता है, जिसके कारण क्या होता है कि सीड जर्मिनेट नहीं कर पाता है। और इंडोजिनस डोरमेंसी में क्या है, यहाँ पे इंडोजिनस वाइल इन केस ऑफ इंडोजिनस सीड डोरमेंसी फिजियोलॉजिकल कारण हो सकते हैं। फिजियोलॉजिकल कारण जैसे कि इमेच्योर इम्ब्रियो, यानी कि इम्ब्रियो पूरी तरीक़ा से अभी मैच्योर नहीं हुआ है, उसी कारण हमारा क्या हो सकता है कि डोरमेंसी हो सकता है। उसके बाद डिफिशियंसी ऑफ सम इंडिजिनस ग्रोथ हार्मोन्स, बहुत सारा जो ग्रोथ हार्मोन्स है कि जिब्रेलिक एसिड है उसका सही से डेवलपमेंट ना हो, वो कम अमाउंट में हो, उसके जगह पे एब्सिसिक एसिड ज़्यादा हो, तो इस चीज़ों के कारण क्या होता है कि इंडोजिनस डोरमेंसी जो है हमारा कॉज होता है। और एक्सेस इंडोजिनस ग्रोथ इनहिबिटर्स बहुत ज़्यादा अभी बताएं, जैसे कि ABA ग्रोथ इनहिबिटर्स है, उसका ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में होना, ये सारा किसके अंतर्गत आएगा, तो इंडोजिनस डोरमेंसी के अंतर्गत आता है। आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लोड सीड जर्मिनेशन, ये सारे चीज़ क्या होते हैं कि लोड सीड जर्मिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उसके बाद है टाइप ऑफ डोरमेंसी। तो सबसे पहले हमारा एक्सोजिनस डोरमेंसी, और एक्सोजिनस डोरमेंसी में हम लोग सबसे देखेंगे फिजिकल। तो फिजिकल में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा सीड क्या होता है कि हार्ड कोट होता है। तो सीड कोट हार्ड होने के कारण क्या होता है कि विच डज नॉट अलाउ सोल्यूट्स को अंदर अलाउ नहीं करता है, एंड वाटर अपटेक एंड एरेशन इन द सीड। कहने फिजिकल डोरमेंसी में क्या होता है बहुत ज़्यादा सीड कोट हार्ड तो होता ही है और इम्परमिएबल भी होता है। इम्परमिएबल कहने का मतलब उसके अंदर गैस का एक्सचेंज नहीं हो सकता है, वाटर का एंट्री नहीं हो सकता है। तो इन सब चीज़ों के कारण जो डोरमेंसी होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिकल डोरमेंसी बोलते हैं। और उसका आपका एग्जाम्पल क्या क्या है, जैसे जैसे कि फॉर एग्जाम्पल पीच, आलमंड सीड हैव हार्ड सीड कोड which need to either rubbing with sandpaper और एसिड escarification। एसिड escarification का मतलब क्या होता है कि उसको कंसनट्रेट एसिड में रखा जाता है, ताकि जो है कि उसका जो हार्ड सीड कोट है वो थोड़ा सा स्मूथ हो जाए, और जो अ, अंदर जो है कि पानी और हवा का एक्सचेंज हो सके और वो जर्मिनेट कर सके। उसके बाद कि मैकेनिकल है, मैकेनिकल मेथड में क्या है, किड्स पेपर सीड कवरिंग दैट आर टू हार्ड टू अलाउ एम्ब्रियो टू एक्सपेंड ड्यूरिंग जर्मिनेशन। और मैकेनिकल में क्या है कि पानी तो अंदर जाएगा, ठीक है, पानी भी अंदर जाएगा, गैस भी अंदर जाएगा, और जो अंदर में जो एम्ब्रियो है वो भी जर्मिनेट करेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा सीड कोट क्या हो कि हार्ड होने के कारण जो एम्ब्रियो बाहर नहीं आ पा रहा है सीड कोट के बहुत ज़्यादा हार्ड होने के कारण, उसको हम लोग बोलेंगे मैकेनिकल डोरमेंसी बोलते हैं, ठीक है।
It refers to the seed covering that are too hard to allow embryo to expand during germination. Germination के दौरान क्या होता है कि वो allow ही नहीं करता है embryo को expand करने के लिए. उसके बाद है for example seed coat are apparently permeable to water gas but have very high mechanical resistance to allow expansion of embryo. कहने का वही मतलब हुआ कि पानी तो जाएगा अंदर, ऑक्सीजन भी, गैस भी जाएगा अंदर, लेकिन एम्ब्रियो जर्मिनेट नहीं कर पाएगा बहुत ज़्यादा उसमें मैकेनिकल स्ट्रेंथ होने, रेजिस्टेंस होने के कारण. एज ए रिजल्ट जर्मिनेशन डज नॉट अकर अनलेस सीड कोट इज सॉफ्टन. और जब तक सॉफ्ट नहीं किया जाएगा वो जर्मिनेट नहीं करेगा. So the removal of seed covering is must to overcome seed dormancy. उसके बाद है कि केमिकल में भी बताएं कि केमिकल में क्या होता है कि एब्सिसिक एसिड ज़्यादा मात्रा में है, फिनोलिक कंटेंट्स ज़्यादा मात्रा में है, जिब्रेलिक एसिड कम मात्रा में है. तो एब्सिसिक एसिड क्या करता है कि जर्मिनेशन को इनहिबिट करता है और डोरमेंसी बनाए रखने में क्या करता है कि हेल्प करता है. फिनोलिक कंपाउंड्स जो भी होते हैं वो भी क्या करता है कि डोरमेंसी को बना करके रखता है, ठीक है. लेकिन जो जिब्रेलिक एसिड होते हैं वो क्या करते हैं कि डोरमेंसी तोड़ने का काम करते हैं. तो जिब्रेलिक एसिड कम अमाउंट में रहता है और ABA और फिनोलिक कंटेंट क्या होता है कि ज़्यादा अमाउंट में रहता है, और जिसके कारण क्या होता है कि जो डोरमेंसी है वो ज़्यादा दिन तक बना हुआ रहता है. उसके बाद हमारा है कि एंडोजीनस डोरमेंसी. अब तो एक्सोजीनस हो गया. एक्सोजीनस में क्या है कि आपका फिजिकल है, मैकेनिकल है और केमिकल है. फिजिकल में क्या होगा कि पानी हवा अंदर नहीं जाएगा. मैकेनिकल में क्या होगा कि पानी हवा अंदर तो जाएगा लेकिन एम्ब्रियो एक्सपेंड नहीं कर पाएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा सीड हार्ड कोट होने की वजह से. और केमिकल में एब्सिसिक एसिड ज़्यादा रहेगा, ठीक है. उसके बाद है मॉर्फोलॉजिकल. मॉर्फोलॉजिकल में क्या है कि देखिए, मॉर्फोलॉजिकल में वही जो एम्ब्रियो है वो इमेच्योर रहेगा, ठीक है. एम्ब्रियो यानी कि जब क्या हुआ कि राइपनिंग जो फ्रूट का हुआ उस टाइम क्या होता है कि एम्ब्रियो का राइपनिंग नहीं हो पाता. फ्रूट का तो राइपनिंग हो जाता है, राइपनिंग मैच्योर हो जाता है फ्रूट, लेकिन जो उसके अंदर जो एम्ब्रियो है वो इमेच्योर रह जाता है, जिसके कारण उसका क्या होता है डोरमेंसी बना हुआ रहता है जब तक कि जो एम्ब्रियो है सीड के अंदर वो मैच्योर नहीं हो जाता है. तो उसको हम लोग सीड ब्रेकिंग के लिए जो है कि क्या करते हैं कि थोड़ा सा वार्म अप करते हैं ताकि वो जल्दी मेच्योर हो जाए. इन दिस टाइप ऑफ डोरमेंसी इज इम्पार्टेड इफ द एम्ब्रियो रिमेन्स अंडर डेवलप मतलब इमेच्योर रहता है एट द टाइम ऑफ फ्रूट राइपनिंग और मैच्योरिटी. Such seeds do not germinate if planted immediately after harvesting of fruits. वार्म स्कैरिफिकेशन, उसको हम थोड़ा सा वार्म अप करते हैं, ठीक है. कैन हेल्प ओवरकम दिस टाइप ऑफ डोरमेंसी, ताकि वार्म अप करते हैं तो थोड़ा जो सीड का डोरमेंसी, जिस सीड का जो एम्ब्रियो है वो जल्दी से मैच्योर हो जाता है. उसके बाद है हमारा फिजियोलॉजिकल. फिजियोलॉजिकल में हम लोग देखते हैं क्या है. फिजियोलॉजिकल इट इज़ द ड्राउट टू इट इज़ द thought to be controlled by endogenous plant regulator substances and environmental factor. ये क्या है फिजिकल डोरमेंसी, फिजियोलॉजिकल डोरमेंसी और दोनों के कारण होता है. आपका इंडिजिनस प्लांट ग्रोथ सब्सटेंसेस की वजह से भी होता है और इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से होता है. जैसे कि आपका टेम्परेचर हो गया, लाइट हो गया. उसके बाद टेम्परेचर और लाइट जो हो गया आपका इन्वायरमेंटल फैक्टर हो गया. और इंडिजिनस फैक्टर में क्या है कि एम्ब्रियो है आपका, एम्ब्रियो इनहिबिट फैक्टर विथ एम्ब्रियो इनहिबिट लाइट फैक्टर विद इन द एम्ब्रियो इनहिबिट जनरेशन. तो जो फैक्टर है, कुछ फैक्टर जो कि एम्ब्रियो के अंदर है, जैसे कि इमेच्योर एम्ब्रियो भी हो सकता है. उसके बाद क्या हो सकता है कि बहुत सारा जो केमिकल्स है वो भी हो सकते हैं एम्ब्रियो के अंदर, जो क्या करेंगे सीड को जर्मिनेट होने से रोकते हैं. दिस टाइप ऑफ डोरमेंसी इज कॉमन इन टेम्परेट फ्रूट्स क्रॉप्स. ये कहते हैं ये जो है कि फिजियोलॉजिकल होते हैं, टेम्परेट फ्रूट्स में ये कॉमन होते हैं. सच एज एप्पल, फियर, ये सब में क्या होता है कि फिजियोलॉजिकल डोरमेंसी होते हैं. तो इसको हम लोग किस माध्यम से तोड़ सकते हैं, तो चिलिंग टेम्परेचर दे करके, चिलिंग को पूरा करके हम लोग इस टाइप के डोरमेंसी को हटा सकते हैं. उसके बाद है आपका
सीड जर्मिनेशन में कितना स्टेप, कभी कभी क्या होता है कि बोल देता है कि आप इसको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या करना है कि आपको सजाना है। तो ठीक है, तो इस यहाँ से भी आपको सबसे याद रखना है। ठीक है, सीड जर्मिनेशन इन्वॉल्व डिफरेंट फेज, बोल देगा कि आपको जेआरएफ में कोई क्वेश्चन दे दिया, बोल दिया कि इन सारे जो है कि फेज को अकॉर्डिंगली सजाएं शुरू से लेकर के लास्ट तक। कभी एक बार दे दिया था, बहुत सारे इंस्टीट्यूट का नाम दे दिया था और बोल दिया था कि इसको नॉर्थ से लेकर के साउथ में आपको क्या करना है कि अरेंज करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन क्या हो सकते हैं कि यहाँ से आ सकते हैं। सीड जर्मिनेशन क्या होता है कि डिफरेंट फेज होता है। सबसे पहला फेज क्या होता है कि रैपिड इंटेक्ट ऑफ वाटर, सबसे पहले वाटर अपटेक होगा, फॉलोड बाय अ पीरियड ऑफ देयर इज अ लिटिल वाटर अपटेक, सबसे पहले बहुत ज़्यादा वाटर अपटेक होगा, फिर बहुत कम वाटर अपटेक होगा। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइक फेज बोलते हैं। और उसके बाद क्या होगा, धीरे धीरे इंक्रीज इन फ्रेश वेट, और मतलब सीड का जो है कि जो सेल डिवीजन है, जो सेल का एलोंगेशन है वो बढ़ेगा, विच लीड्स टू द इमरजेंस ऑफ रूट। और सबसे पहले क्या बनता है कि रूट बनता है, सबसे पहले सूट नहीं बनता है। सबसे पहले क्या बनता है, रेडिकल्स बनता है, जो क्या करता है सॉइल के अंदर जाता है और रूट का डेवलपमेंट करता है। और रूट का डेवलपमेंट होने के बाद जो है कि सीड जर्मिनेशन में सूट का डेवलपमेंट होता है। ये चीज़ आपको क्या करनी है, याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग चलते हैं आगे। और बहुत सारे कुछ टेस्ट का मेथड है यहाँ पे, थोड़ा सा इसको भी हम लोग देख लेते हैं कि मेथड ऑफ डिटेक्ट सीड वाइबिलिटी। तो सीड वाइबिलिटी को टेस्ट करने के लिए बहुत सारा टेस्ट है, जैसे कि जर्मिनेशन टेस्ट है, एक्साइज इम्ब्रियो टेस्ट है, टेट्राजोलियम टेस्ट है। तो इसको भी हम लोग देख लेंगे। और अब ये ज़्यादा देर लगेगा नहीं, अब कुछ देर में 10 मिनट चलेगा, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं जर्मिनेशन टेस्ट। तो जर्मिनेशन टेस्ट में कुछ है नहीं, जनरली क्या करते हैं कि सीड लेते हैं और उसको जर्मिनेट करके देखते हैं कि हमारा 100 सीड है तो उसमें कितना सीड जो है कि हमारा जर्मिनेट हुआ। जो जर्मिनेट हुआ वाइबल है, जो जर्मिनेट नहीं हुआ वो वाइबल नहीं है, बस इतना ही है उसमें। उसके बाद एक्सरसाइज एम्ब्रियो है। ठीक है, तो एक्सरसाइज एम्ब्रियो में टेस्ट क्या है कि एक्सरसाइज एम्ब्रियो टेस्ट जनरली यूज्ड टू टेस्ट द सीड वाइबिलिटी इन द ट्री स्पीसीज हुज एम्ब्रियो रिक्वायर लॉन्ग पीरियड आफ्टर राइपनिंग। तो इसमें उस प्रकार के प्लांट्स में करते हैं जो क्या है कि राइपनिंग के बाद उसका एम्ब्रियो बहुत लेट में मैच्योर होता है। ठीक है, तब जाकर के उसमें क्या होता है कि हमारा ये जर्मिनेशन शो करता है। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, जनरली हम लोग टेम्परेट फ्रूट में क्या करते हैं कि एक्साइज्ड एम्ब्रियो टेस्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद टेट्राजोलियम टेस्ट। टेट्राजोलियम टेस्ट के बारे में आप सभी लोगों ने पहले से ही सुन करके रखा होगा। ठीक है, तो हम लोग जो हैंडबुक ऑफ हॉर्टिकल्चर में उसको हम लोग क्या करते हैं कि कवर करते हैं। तो टेट्राजोलियम टेस्ट कितने से कितने दिन, इसको हम लोग बोलते हैं बायोलॉजिकल टेस्ट बोलते हैं, या फिर क्विक वाइबिलिटी टेस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है कितना दिन से कितना दिन तक होता है, 4 से 24 घंटा में ये क्या करता है कि सीड वाइबिलिटी बता देता है कि सीड वाइबल है या फिर सीड वाइबल नहीं है। द एम्ब्रियो ऑफ सीड कैपेबल ऑफ नॉर्मल जर्मिनेशन एंड ग्रोथ कंटेन्स रिड्यूसिंग इंजाइम। इसमें क्या होता है कि इसमें आपको ध्यान रखना है कि रिड्यूसिंग इंजाइम रखता है। ठीक है, पहले एक बार आपको ओवरऑल बता देते, फिर हम लोग क्या करेंगे पढ़ करके आपको बता देंगे। ये क्या होता है कि एक रिड्यूसिंग एंजाइम, चलिए पढ़ ही लेते हैं। रिड्यूसिंग एंजाइम होता है विच कन्वर्ट ऑलमोस्ट कलरलेस ट्राइफिनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड सॉल्यूशन इनटू क्लियरली विजुअल रेड स्टेन अपॉन द कट सरफेस ऑफ द एम्ब्रियो। तो ये क्या होता है कि जो एम्ब्रियो पर कट सरफेस क्या होता है, जो ट्राइफिनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड है वो क्या है कि कलरलेस है, उसमें किसी प्रकार का कलर नहीं दिखेगा। ठीक है, लेकिन लेकिन जब क्या करेंगे कि हम इसको क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे इस सॉल्यूशन को सीड पे, तो सीड में क्या होता है कि रिड्यूसिंग इंजाइम होता है। ठीक है, जो सीड वाइबल रहेगा तो उसमें क्या होगा कि एक रिड्यूसिंग इंजाइम रहेगा, और ट्राइफिनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड जब क्या करेंगे अप्लाई करेंगे, तो जो इम्ब्रियो होता है सीड का, वहाँ पर क्या आएगा, एक रेड स्टेन आएगा, रेड कलर देगा। ठीक है, अपॉन द कट सरफेस ऑफ द इम्ब्रियो, तो वो माना जाता है कि वो सीड जो है कि वाइबल है। और यदि उसमें किसी प्रकार का कलर नहीं आ रहा है, उसको माना जाता है कि वो वाइबल नहीं है। ड्यूरिंग दिस स्टेट सीड केट आर सोक्ड, कितना किसमें सोकिंग करते हैं, तो 2,3,5 ट्राइफिनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड में क्या कहता है, TTC।
ट्राइफिनाइल टेट्राजोडियम क्लोराइड में क्या करते हैं कि सोक करते हैं। आपको यहाँ पे कंसंट्रेशन मुख्य रूप से याद रखना है, ठीक है। इसमें कंसंट्रेशन हम लोग कितना लेते हैं तो 0.1 से लेकर के 1% तक यूज़ करते हैं और कुछ घंटा तक इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, छोड़ देते हैं फॉर फ्यू आवर्स। लिविंग टिश्यू चेंज टीटीसी इनटू इनसोल्यूबल कलर कंपाउंड, और जो कलर होता है वो इनसोल्यूबल होता है, ठीक है। जो एम्ब्रियो जो कलर डेवलप होगा जिसमें जो रेड रेड कलर आएगा वो क्या होगा, इनसोल्यूबल होता है, और रेड कलर में क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा जो लिविंग टिश्यू रहेगा। दस द वाइबल सीड टर्न रेड पार्शियली और फुल्ली डिपेंडिंग अपॉन द टाइम ऑफ इंक्यूबेशन। आप कितना टाइम तक क्या कर रहे हैं कि इंक्यूबेशन कर रहे हैं, उसके आधार पर क्या होता है कि कलर का डेवलपमेंट होता है। यदि इंक्यूबेशन टाइम ज़्यादा है तो उसमें ज़्यादा कलर आएगा, इंक्यूबेशन टाइम कम है तो कम कलर आएगा। उसके बाद कुछ स्पेशल मेथड है, उसको थोड़ा सा हम लोग जैसे कि रनर में हम लोग किसका यूज़ करते हैं तो स्ट्रॉबेरी का जो प्रोपगेशन करते हैं किसके द्वारा करते हैं तो रनर के द्वारा करते हैं। उसके बाद शक्कर का प्रोडक्शन किस में करते हैं, बनाना का करते हैं, जो आपको याद है, पता है। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं। ऑन द अदर हैंड फ्रीक्वेंट सकरिंग, बहुत ज़्यादा शक्कर हो रहा है या फिर बहुत ज़्यादा शक्कर आप ले रहे हैं प्लांट से, तो क्या होगा कि ये डिजायरेबल नहीं है, क्योंकि वो क्या करता है ग्रोथ और डेवलपमेंट एंड मैच्योरिटी को क्या करता है कि इनहिबिट करता है या फिर कम कर देता है इन नॉर्थ इंडियन कल्चर। और ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट कब करता है, जब हमारा प्लांट विंटर के टाइम में, जब हमारा क्या था फ्रोस्ट डैमेज वगैरह ज़्यादा कॉज करता है, जब आप क्या कर सकते हैं करते ज़्यादा शक्कर प्रोडक्शन करते हैं, तब फ्रोस्ट डैमेज के कारण। उसके बाद प्लग प्लांट प्रोडक्शन। प्लग प्लांट प्रोडक्शन क्या है कि प्रोडक्शन ऑफ अ प्लांट्स ऑन अ कमर्शियल स्केल इन अ इंडिविजुअल सेल ऑफ अ ट्रे। कोई एक ट्रे है जिसमें बहुत सारे सेल्स हैं, तो हर एक सेल में हमारा एक प्लांट रहेगा, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लग प्लांट प्रोडक्शन कहते हैं, ठीक है। और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। बोलते बोलते मेरा गला भी दुख गया है। अब थोड़ा सा इसको देख लेंगे, उसके बाद थोड़ा सा इधर है, उसके बाद देख लेंगे, थोड़ा सा माइक्रो बडिंग है, उसके बाद हम लोग जल्दी से इसको ख़त्म कर दें। जनरली आपको क्या करना है कि इसको याद करना है, तो जनरली आप लोग इसको जैसे भी रट सकते हैं, कोई ट्रिक बना के कर सकते हैं, तो आप लोग याद रख सकते हैं। उसके बाद इसमें क्या है कि जितने भी आपका टेम्परेट फ्रूट्स देखेंगे, सब में क्या करते हैं, सब में टंग ग्राफ्टिंग करते हैं। जैसे आप लोग यहाँ पे देखें, एप्पल है, एप्रिकॉट है, टंग ग्राफ्टिंग। उसके बाद पीच है, पियर है, प्लम है, इसमें भी क्या करते हैं, टंग ग्राफ्टिंग करते हैं, ठीक है। उसके बाद सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स कि हम लोग बताते हैं पैच बडिंग। तो पैच बडिंग देख लीजिए कि हम जो है कि किस में करते हैं। थोड़ा सा और थोड़ा सा ज़्यादा एक बार में विजिबल होगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे देख लीजिए यहाँ पे आपका आंवला है, आंवला में पैच बडिंग करते हैं। सबसे आपका नीचे में आपको दिखेगा यहाँ पे वालनट है, वालनट में पैच बडिंग करते हैं। स्ट्रॉबेरी में जनरल करते हैं। इनर्चिंग किस में करते हैं जनरली, तो मैंगो में करते हैं, लेकिन सपोटा में भी करते हैं इनर्चिंग, और इनर्चिंग लोकाट में भी करते हैं, ठीक है। ये आपको उसके बाद आपको रखना है याद, गुआवा में भी क्या करते हैं कि पैच बडिंग करते हैं। हार्डवुड कटिंग फिग में करते हैं, ग्रेप्स में करते हैं, पोमीग्रेनेट में करते हैं, डेट में ऑफशूट्स या शक्कर से करते हैं। तो ये सारे जो है कि टेबल आपको याद होना चाहिए। टाइमिंग आप याद नहीं रखेंगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको ये याद रखना है कि किस में क्या करते हैं। आंवला में पैच बडिंग, एप्पल में और तो बता ही दिए, बेल में पैच बडिंग करते हैं, आंवला में पैच बडिंग करते हैं, पपाया में सीड से प्रोडक्शन करते हैं, चेरी में भी टर्म ग्राफ्टिंग, क्योंकि चेरी भी क्या है कि एक टेम्परेट फ्रूट है। तो ये आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा माइक्रो बडिंग में बता देते हैं कि माइक्रो बडिंग में क्या है।
दिस टेक्निक इन्वॉल्व्स बडिंग young root stock of 3 to 4 month age, होल्ड विद अ स्मॉल सायन बड इन vivo। तो माइक्रोडिंग किस में करते हैं कि इन विवो कंडीशन में करते हैं। और रूट स्टॉक का एज कितना होता है, आपको रूट स्टॉक का एज रखना है, ठीक है। ठीक है, 3 से 4 मंथ। रूट स्टॉक का एज कितना होता है, तो 3 से 4 मंथ होता है, ठीक है। और एक है मेरिस्टेम कल्चर। मेरिस्टेम कल्चर के जनरली क्या करते हैं कि वायरस फ्री प्लांट्स प्रोडक्शन के लिए हम लोग क्या करते हैं कि मेरिस्टेम कल्चर यूज करते हैं। तो साइज़ कितना होता है जनरली मेरिस्टेम कल्चर का, आपको यही मुख्य 0.1 से 0.5 mm का क्या होता है कि उसका साइज होता है जब कोई बस। और वायरस फ्री प्लांट्स प्रोडक्शन के लिए करते हैं, बस ये ज़्यादा कुछ है नहीं। उसके बाद यहाँ पे कुछ रूट स्टॉक है। और मेरा गला दुख गया है बहुत ज़्यादा गला दुख गया था, हम ज़्यादा बोलेंगे नहीं। आप लोग इसको क्या करना है कि आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे कि जो M9 है वो ड्वार्फ रूट स्टॉक है, ठीक है। उसके बाद हम लोग गोवा में ये 49 का भी हम लोग क्या करते हैं कि रूट स्टॉक यूज़ करते हैं। ग्रोप्स में मुख्य रूप से डॉगरीज यूज़ करते हैं। और एक सिट्रस में आपको ज़रूर याद रखना है कि सबसे ज़्यादा क्या कि रफ लेमन और जट्टी खट्टी। सिट्रस में रफ लेमन और जट्टी खट्टी ये 2 रूट स्टॉक का बहुत ज़्यादा यूज होता है, ये आपको याद रखना है। बेर में देसी बेर, महल्ले बेर या फिर बोरादी बेर, जिजीफस नुमुलारिया है, जब जिजीफस रोटुंडिफोलिया, ये सब का हम लोग क्या करते हैं यूज़ करते हैं। वो जब हम लोग रूट स्टॉक पढ़ाएंगे तो वो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सारा चीज़ को देख लेंगे। तो आज तक के लिए इतना ही, और पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान।